हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इससे पहले देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुकी है। ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बची हुई है, कन्फर्मर बचे हुए हैं। इनको इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो कन्फर्मेशनल आइसोमर है ना, ये इनफाइनाइट बनते कन्फर्मर्स, ये चीज ध्यान रखना। कन्फर्मर बनते किस कारण है, क्या कारण है कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जनरेट होती है। अब जीआई में अपन देखें तो डबल बॉन्ड या रिंग के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तब जीआई बनती है, जीआई होती है वहां पे। इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और फ्री रोटेशन हो जाएगा। जबकि जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी ना, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था रोटेशन को। यहां पे तो रोटेशन होना चाहिए, कन्फर्मर्स में रोटेशन होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ताकि वो रोटेट करे, और रोटेट करेगा किसी भी डिग्री पर तो वो कन्फर्मर बनाएगा। यानी इसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं। पहली बात, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन ने देखा था कि 2 की पावर n बना लेते थे, अनसिमेट्रिकल है तो ठीक है, तो यानी फिक्स नंबर ऑफ वहां पे आइसोमर बनते थे। यहां पे कन्फर्मर्स कितने भी बनाओ, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनते हैं। यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी में चीजें दे रखी है वो चीजों पे अपन जो सिलेबस में है उन पे कवर करेंगे। यानी कन्फर्मर्स पढ़ाने को तो बहुत सारे हैं, पर अपन जो जो आपकी एनसीईआरटी और सिलेबस है उसको लेकर ही चलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती किस कारण है। अपन बात करें तो अराइजेज ड्यू टू फ्री रोटेशन इन कार्बन अराउंड, लिख लो आप, अराउंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो वो क्या रोटेट कर सकता है ना, फ्री रोटेशन होगा इस कारण। यानी फ्री रोटेशन, ध्यान रखना, फ्री रोटेशन के कारण कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जनरेट होती है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया कि इसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं भाई। हर डिग्री चेंज करते जाओ, एंगल चेंज करते जाओ, थीटा चेंज, जो डाइहेड्रल एंगल, इसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो। कन्फर्मर्स में बॉन्ड एंगल, ठीक है, पूरा लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। भाई बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है। चेंज क्या सर, आप तो एंगल बोल रहे हो, वो डाइहेड्रल एंगल होता है, वो भी समझाने वाला हूं क्या होता है डाइहेड्रल एंगल। चेंज क्या होता है, डाइहेड्रल, डाइहेड्रल एंगल चेंज। अब डाइहेड्रल एंगल क्या होता है उसके बारे में अभी देख लो, डिटेल से चर्चा करेंगे। डाइहेड्रल एंगल पे ही चर्चा करने वाले हैं, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, कितना चेंज होता है, क्या है, ठीक है। एक बात और, जो फ्री रोटेशन होता है ना, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को फ्री रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। जबकि मैंने जीआई में बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एनर्जी ज्यादा होगी, ये चीज बताया था ना। हाँ, तो वहां से इसको रिलेट कर लेना, इतनी बात, ओके। आगे चले, देखो जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। क्या मेथेन में करवा दें या एथेन में हो सकता है, तो मिनिमम इसके लिए 2 कार्बन चाहिए। यानी CH4 की अगर बात करें, मेथेन की बात करें, तो नो कन्फर्मर, मेथेन के कोई भी कन्फर्मर नहीं बनेंगे। मिनिमम मिनिमम आपको चाहिए, मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2, और वो होगा एथेन, 2, यानी एथेन ही तो है, 2 कार्बन, ठीक है। तो मिनिमम 2 कार्बन हो सकते हैं, और बना कितने सकते हो,
इसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बना सकते हो। मेथेन के 0 रहेंगे क्योंकि मिनिमम तो 2 कार्बन तो आपको चाहिए ही, चाहे न्यूमैन बनाओ चाहे आप सोहर्स बनाओ प्रोजेक्शन इसके, ठीक है। अब सबसे पहले अपन एथेन से ही शुरू करते हैं कि एथेन फिर प्रोपेन ब्यूटेन तक दे रखे हैं आपके वहां पर एनसीईआरटी में, ब्यूटेन वाला इंपॉर्टेंट है तो उनका भी बना लेंगे। सबसे पहले अपन बात करें एथेन की, मेथेन में तो 0 हो गए, ठीक है। अब एथेन में मिनिमम कितने कार्बन, 2 कार्बन है एथेन में, मिनिमम चाहिए। अब एथेन के कन्फर्मर्स कैसे बनाएंगे, कितने टाइप होते हैं सर इसके, उसकी बात करते हैं। तो ये टाइप होंगे ना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें अपन 2 टाइप पढ़ेंगे, एक तो न्यूमैन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे सोहर्स। तो एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक होगा सोहर्स। अब जो न्यूमैन है ना, इसमें भी अपन इक्लिप्स पढ़ेंगे, स्टैगर्ड पढ़ेंगे, वो सारे बनाते रहेंगे। देखो न्यूमैन का बेसिक फंडा कैसे रहेगा, आपको एक कार्बन को पॉइंट से दर्शाना है, एक कार्बन को इस पॉइंट से दर्शा दिया, दूसरा कार्बन इसके सर्कल कर दिया, ये 2 कार्बन हो गई, ठीक है, ठीक है ना ये बात। और जो सोहर्स प्रोजेक्शन है ये तो सामने से देखते हैं अपन न्यूमैन में, तो सामने से अगर देखो एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, सामने से देखोगे तो आपको ये पॉइंट दिखेगा एक कार्बन, पीछे वाला नहीं दिखेगा। पीछे वाले को दिखाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, एक तो ये पॉइंट सामने वाला कार्बन, पीछे वाला सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं। ये तो हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब कैसे बनाएंगे सारी चीजें, इसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इससे लगा दोगे, वो सारी चीजें बता रहा हूं। एक बार बेसिक फंडा बता रहा हूं। सोहर्स प्रोजेक्शन में इसको साइड से देखोगे, मान लो ये है, इसको आप सामने से देखो ऐसे दिख रहा है, अगर इसे साइड से देखोगे कैसे दिख रहा है, एक ये दोनों कार्बन दिख रहे हैं ना, तो इसमें साइड से देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार बनाओगे। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं लगा दोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी जो ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन पे वो लगा दो आप, ऐसे हो जाएगा ना। अब रुको इसको समझाते हैं अच्छी तरीके से। न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं, सोहर्स उसका बनाते जाएंगे। सबसे पहले एथेन के लिए बात करते हैं, यानी मेथेन के तो 0 हो गए, अब एथेन की बात करते हैं। एथेन यानी CH3, ठीक है, 2 कार्बन है, एक कार्बन को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन इस पे सर्कल करके बना दिया। अब देखो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए ना, तो इस पॉइंट पे 3 हाइड्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा दिया, ये हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लगा दिए पहले कार्बन पे, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगाओगे, हाइड्रोजन है उस पे 3 लगाओ, उसके हाइड्रोजन भी लगाओ, जैसे इसको डॉटेड लाइन से दर्शा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, दूसरा इस पे हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, और तीसरा हाइड्रोजन यहां पे लगा दिया। ये 3 हाइड्रोजन तो पीछे वाले कार्बन के हो गए, रेड कलर में बनाए, और ये आगे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन, ठीक है सर, इतना बना दिया आपने। सर इस चीज को मैं कुछ अलग तरीके से भी बना सकता हूं क्या, क्या इन एंगल्स को, जो इसके बीच में जो ये एंगल है, अभी इस हाइड्रोजन में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का, इसे ही बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। समझ में आई बात, यानी आप देखो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इन दोनों के जो ग्रुप्स है ना, एक हाइड्रोजन ये है और इसका हाइड्रोजन ये है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, इसे ही बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। ये कौन सा एंगल है, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। जो मैंने यहां पे बोला है कि डाइहेड्रल एंगल इसमें चेंज होता है, ये एंगल चेंज होता है। अब मान लो एक काम करो, आप इसको इस डाइहेड्रल एंगल को 60 डिग्री घुमा दो, पीछे वाले को 60 डिग्री घुमाओ, पूरे को 60 डिग्री घुमाना है, पूरे को घुमा के बताओ मेरे को। इसमें क्या करते हैं अपन, 60 डिग्री घुमाते हैं, 120 घुमाते हैं, 180 घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं 60 डिग्री घुमाओ, ठीक है,
रेड वाले को 60 डिग्री, पीछे वाले कार्बन को घुमा देते हैं अपन। तो देखो वही पॉइंट और ये पीछे वाला कार्बन, पॉइंट तो पहला कार्बन, पीछे वाला कार्बन, ये सर्कल, ठीक है। इतनी बात होगी। ये दिख नहीं रहा क्या? ये ले भाई। अब देख, सामने वाले कार्बन तो वैसे की जो है उस पे हाइड्रोजन वैसे की वैसे रह गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, वैसे की वैसे रख लिए। अब जो ये पीछे वाले कार्बन है, इसके हाइड्रोजन, इसमें डाइहेड्रल एंगल अपन कर देते 60 डिग्री का, 60 डिग्री से घुमा दो इसको, तो एक तो इसका हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ये वाला यहां पे आ गया, ये वाला हाइड्रोजन है, ये 60 डिग्री घूमेगा तो ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ गया, ये वाला कहां पे जाएगा, यहां पे चला जाएगा, तो ये वाला यहां पे चला गया। इतनी बात क्लियर। अब इनमें जो एंगल है ना, वो देखो, ये एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। ओके सर, आगे इसको घुमाए तो 60 डिग्री, अब आगे इसको 60 डिग्री घुमाओगे तो ये हाइड्रोजन कहां पे आ जाएगा, यहां पे इसके पास में, ये इसके पास में, ये इसके पास में, यानी सेम टू सेम ही तो बन गया। बाद में तो सेम ही बन जाएगा। अगर आगे घुमाते हो उसे 60 डिग्री, तो जैसा ये है ना, अभी ये हाइड्रोजन यहां पे आएगा, ये देखो यहां पे आ गया, ये वाला यहां पे चला गया, और ये वाला हाइड्रोजन यहां पे चला गया, तो ये इसके सेम ही तो हो गया। अब देखो इसमें ये फॉर्म होती है ना जहां डाइहेड्रल एंगल 0 है, यानी मैं डाइहेड्रल एंगल को क्या बोलूं, थीटा बोल दूं, थीटा यहां 0 है। ये बॉन्ड एंगल नहीं है, ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, यहां पे डाइहेड्रल एंगल है ये, इसको डाइहेड्रल एंगल को मैंने थीटा बोला है, ठीक है, डाइहेड्रल एंगल थीटा। यहां पे 0 है और यहां पे डाइहेड्रल एंगल कितना आ गया, इसमें कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ओके, तो ये जब डाइहेड्रल एंगल 0 है ना, तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। और जो डाइहेड्रल एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसे बोलेंगे स्टेगर्ड। ये ले भाई, ये तेरा न्यूमैन प्रोजेक्शन वाला बन गया। न्यूमैन प्रोजेक्शन के कितने टाइप पढ़ लिए, एक तो अपन ने इक्लिप्स्ड पढ़ा और दूसरा स्टेगर्ड पढ़ा। यहां पे इथेन में, ठीक है, किसमें, इथेन में। ब्यूटेन में तो भाई ये बहुत आगे जाएंगे, बहुत लंबे बनेंगे, उनको बताऊंगा वो चीज भी। पहले इथेन का समझो, इसमें दो बन रहे हैं, एक इक्लिप्स बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, स्टेगर्ड बन रहा है, ठीक है। इतनी बात। सर आपने तो बोला था कि इसमें तो इनफाइनाइट बनते हैं, आपने तो 2 ही बनाया। भाई देख मेरी बात सुन, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड के बीच में जितने भी बन रहे हैं उनका एक नाम होता है, उन्हें स्क्यू कहते हैं। चाहे 5 डिग्री पे बन रहा हो, 10 डिग्री पे बन रहा हो, कितने ही बने, अनंत बन रहे हैं, इनफाइनाइट, उनको क्या बोलते हैं, इनके बीच में, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड के बीच में जितने भी बनेंगे उन्हें बोलेंगे स्क्यू, ठीक है। इतनी बात। तो यहां पे पॉइंट लिख दूं मैं आपके लिए, ऑल कन्फर्मर बिटवीन पूरा ही लिख देता हूं, बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड आर स्क्यू। स्क्यू ध्यान रखना, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड के बीच में जितने भी बन गए अब उन्हें क्या बोलेंगे, उनका एक कॉमन नेम होता है स्क्यू। आपकी जो नीट की एग्जाम है ना, उसमें ये स्क्यू वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा, स्क्यू वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके आएगा क्वेश्चन इक्लिप्स्ड क्या है, स्टेगर्ड क्या है, पहली बात। दूसरी बात, अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है इसमें, आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है इनकी एनर्जी के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन एनर्जी और स्टेबिलिटी चेक करते हैं इनकी। अगर देखो आप स्टेबिलिटी चेक करते हैं, पहले स्टेबिलिटी, कि सर इक्लिप्स की ज्यादा होगी या स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी स्टेगर्ड की। देखो इनमें क्या होता है, जो ग्रुप होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये ग्रुप्स और ये जो लोन पेयर्स होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। यहां पे देखो ये दोनों पास पास है तो रिपल्शन ज्यादा करेंगे, यहां पे
वो 60 डिग्री का एंगल है, तो रिपल्शन इनमें कम होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी स्टेगर्ड की ज्यादा किससे? इक्लिप्स्ड से। इतनी बात क्लियर? स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी इक्लिप्स्ड से ज्यादा। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इक्लिप्स्ड की। स्टेगर्ड से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? इक्लिप्स्ड। देखो मेरी बात सुनो, एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। यानी जिस भी चीज की एनर्जी ज्यादा होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई मतलब एनर्जी कम हो गई। ठीक है, ये चीज आपको पता है? ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बना दो एक बार। अगर अपन बात करें, यहां पर मैं इधर एनर्जी लिख दूं और इधर डाइहेड्रल एंगल जो थीटा है ना, ये डाइहेड्रल एंगल 0, 60 वगैरह ऐसे। यहां पे ये 0 डिग्री मैंने माना, यहां पे 60 डिग्री, फिर माना 120 और फिर 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एनर्जी इक्लिप्स्ड की ज्यादा होगी और स्टेगर्ड की कम होगी। तो स्टेगर्ड तो इस लेवल पे रहेगा एनर्जी में माना, और इक्लिप्स्ड यहां पे। इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब आप बताओ 0 डिग्री पे कौन सा बन रहा है आपके पास? 0 डिग्री पे क्या बन रहा है? इक्लिप्स्ड बन रहा है ना। तो 0 डिग्री पे क्या बन रहा है? इक्लिप्स्ड बन रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो आगे 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल किया तो क्या बना? स्टेगर्ड। आगे 60 डिग्री एंगल किया तो क्या बना? स्टेगर्ड। 60 डिग्री पे क्या बना? स्टेगर्ड। एस का मतलब स्टेगर्ड, ई का मतलब इक्लिप्स्ड। और यहां पे एनर्जी है ये। ठीक है, ऊपर एनर्जी है, इधर डायहेड्रल एंगल है। अब देखो 60 से फिर आगे 60 डिग्री बढ़ाया, यानी 120 हुआ। अगर इसे आगे 60 डिग्री कर देते तो ये तो सेम हो जाएगा ना ऐसे। ये आगे जाके यहां पे आ जाएगा, मतलब ये हो गया सेम, इसके जैसा ही हो गया ना। तो 0 डिग्री ये इक्लिप्स्ड बन जाएगा। आगे जाके ये 60 डिग्री घुमाए तो यानी 120 पे, तो ये वापिस इक्लिप्स्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर इससे आप 60 डिग्री घुमाओगे, फिर स्टेगर्ड में कन्वर्ट होगा, यानी 120 पे तो ये हो गया क्या? 120 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कर दो इसको। 120 पे तो हो गया इक्लिप्स्ड। फिर आगे 180 पे क्या हो जाएगा? ये स्टेगर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप बना सकते हो। कैसे कैसे? 0 डिग्री पे क्या है? इक्लिप्स्ड। 60 डिग्री पे फिर स्टेगर्ड, फिर 60 बढ़ाओगे तो वो इक्लिप्स्ड, फिर इक्लिप्स में 60 स्टेगर्ड, स्टेगर्ड में फिर 60 क्या? इक्लिप्स्ड। ठीक है, समझ गए चीज? अरे चीज समझ में आई क्या जो बोल रहा हूं वो? ओके, आगे बढ़े। ये हो गया एथेन का। इनमें जो अपन ने कंपाउंड देखे, इनमें स्ट्रेन आ जाता है। तो कैसा स्ट्रेन आएगा? वो अपन दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं, इसमें चर्चा करते हैं। देखो, एक तो होता है टोर्सनल। टोर्सनल स्ट्रेन। सर टोर्सनल स्ट्रेन क्या है? आपने इक्लिप्स बनाया, स्टेगर्ड बनाया। मान लो यहां पे एक अपन बात कर ले, जैसे एक ये कार्बन, एक दूसरा कार्बन, ये यहां पे इस से ये एक का हाइड्रोजन है यहां पर मानो आपके पास, और ये दूसरे वाले का हाइड्रोजन है इसके पास में। ठीक है, अगर मेरी बात सुनो, यहां पे इस बॉन्ड पेयर के, इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन दोनों बॉन्ड्स के, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कौन? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो कौन सी स्ट्रेन जनरेट होगी? तब जो स्ट्रेन जनरेट होगी उसे बोलते हैं टोर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आया? यानी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन होने पर क्या जनरेट होगी, टॉर्सनल स्ट्रेन। इतनी बात क्लियर, समझ में आया क्या? अरे ये बॉन्ड के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये क्या है, एक दूसरे को दूर भगाना चाहेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगाना चाहेंगे। जैसे अपन ने बात की, मान लो यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन इसके पास में है, और ग्रुप भी लगे हुए, मैं जनरली इन दोनों की बात कर रहा हूं। यहां पे ये क्या होता है, इक्लिप्सिड होता है ना। अगर यहां पे है आपके पास एक हाइड्रोजन, इसका दूसरा हाइड्रोजन कहां पे है, 60 डिग्री पे है, ओके, तो ये है स्टेगर्ड। अब इसमें बताओ किसमें रिपल्शन ज्यादा करेंगे, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इक्लिप्स्ड में रिपल्शन ज्यादा करेंगे या स्टेगर्ड में रिपल्शन ज्यादा करेंगे, ये बताओ आप, है भाई। इसमें स्ट्रेन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के कारण हारी है। यहां पे क्या हुआ देखो, यहां पे तो एक है और दूसरा भी यहीं पे है, यानी 0 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, तो यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, यानी टॉर्सनल स्ट्रेन यहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे लिख दे टॉर्सनल स्ट्रेन, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन होगा यहां पे। और यहां पे देखो 60 डिग्री का अंतर आ गया ना, कितने डिग्री, 60 डिग्री ये घूम रहा है, तो भाई इसमें रिपल्शन कम होगा, तो लेस रिपल्शन। ठीक है, इसमें मोर रिपल्सन और इसमें लेस रिपल्सन। लेस रिपल्सन का मतलब लेस टॉर्सनल स्ट्रेन। और इसमें मोर टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या ये चीज समझ में आई? अब देखो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, द स्ट्रेन जनरेट बाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें रिपल्शन हो रहा है, उसके कारण टॉर्सनल स्ट्रेन जनरेट हो रही है। और यहां पे अपन इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड दोनों की बात कर ली। इक्लिप्स्ड में 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल है और स्टेगर्ड में 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल है, तो क्या होगा, इसमें कम होगी और इसमें ज्यादा होगी टॉर्सनल स्ट्रेन, इसमें कम होगी, क्योंकि यहां पे जो बॉन्ड के पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे दूर दूर है और यहाँ पे पास पास है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन समझ में आई क्या? अरे लिख लो सीधा यार। क्या है टॉर्सनल स्ट्रेन? ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है आपका टॉर्सनल स्ट्रेन के लिए, बॉन्ड पेयर के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, ये पहली बात। अब अपन चर्चा करें, टॉर्सनल स्ट्रेन तो होगी, एक होती है वंडरवाल स्ट्रेन। ठीक है, वो किसके कारण होती है उसकी भी बात कर लेते हैं। वंडरवाल स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन। अब देखो वंडरवाल स्ट्रेन इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होगी, वो होगी जो आपने ग्रुप्स लगाए हैं ना, बल्कि ग्रुप्स, कि कौन से बल्कि ग्रुप्स। जैसे आप ये लिख लो यहां पे, ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स, वंडरवाल स्ट्रेन जनरेट ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स। कैसे बल्कि ग्रुप? जैसे एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये यहां पे आपने CH3 ग्रुप लगा दिया और यहां पर भी CH3 ग्रुप लगा दिया। अब क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ बल्कि ग्रुप्स, ऐसे लिख लेना, ड्यू टू रिपल्शन इन बल्कि ग्रुप्स। ओके, तो बल्कि ग्रुप्स में क्या होगा, रिपल्शन ही तो होगा भाई, ये रिपल्शन। अब ये देखो, एक ये CH3 ग्रुप, दूसरा ये CH3 ग्रुप, दोनों ग्रुप पास पास है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो कौन सी स्ट्रेन जनरेट होगी, वंडरवाल स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज समझ में।
बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, वो ग्रुप लगे हुए हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेन जनरेट हो रही है? वान डेर वाल स्ट्रेन। ठीक है, अब अपन बात करें इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड में। ठीक है, आओ यहां पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे CH3 कोई बल्कि ग्रुप लगा देते हैं अपन। बल्कि ग्रुप आते ही क्या होगा? स्ट्रेन आएगा। ये है इक्लिप्स्ड वाला, पास पास 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल। इक्लिप्स्ड में क्या होगा? देखो ये पास पास है, तो इसमें रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी पास पास वाले में तो रिपल ज्यादा करेंगे ना यार बल्कि ग्रुप। ठीक है, तो इसमें मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन और मोर वान डेर वाल स्ट्रेन। ठीक है, मोर रिपल्सन और मोर वान डेर वाल स्ट्रेन, ये चीज सही है। लाइट चली गई थी तो दिखा नहीं? दिखा। मोर रिपल्सन होगा, क्यों? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप पास में थे इसमें, और इसमें दोनों बल्कि ग्रुप दूर दूर हैं, तो इसमें रिपल्सन कम होगा क्योंकि 60 डिग्री पे है स्टेगर्ड में, तो यहां पे लेस रिपल्सन इन बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप्स में लेस रिपल्शन होगा, तो यहां पे क्या होगा? लेस वान डेर वाल स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? अब एक चीज अभी आपके समझ में आए या ना आए, एक पॉइंट लिख लो आप यहां पे, उसको लास्ट में आपको समझ में आ जाएगी कि क्योंकि मैंने अभी दो कार्बन के कन्फर्मर पढ़ाए, प्रोपेन और ब्यूटेन बचा हुआ है, इसलिए मैं एथेन के तो समझ में आ जाएंगे आपको। प्रोपेन और ब्यूटेन वाले एक पॉइंट लिखना है, वो लिख लेना आप। क्या है पॉइंट? अगर अपन बात करें एथेन की, फिर बात करें प्रोपेन की, और फिर बात करें ब्यूटेन की, इन तीनों में कौन सी स्ट्रेन होगी? तो एथेन में तो देखो सारे ही क्या थे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, कोई बल्कि ग्रुप नहीं था ना। एथेन तो क्या था भाई? CH3 CH3, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे सारे, वहां पे CH3 ग्रुप, कोई बल्कि ग्रुप वहां पे लगा हुआ नहीं था साइड में, तो इसमें कौन सी स्ट्रेन होगी? टॉर्सनल, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, प्रोपेन में एक CH3 ग्रुप, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन रहेगा, एक ही तो है इसमें CH3 ग्रुप। अगर इन दो कार्बन को अपन एक को पॉइंट माने और दूसरे को गोला माने, तो एक CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन, तो दो बल्कि ग्रुप होने चाहिए वान डेर वाल स्ट्रेन के लिए, एक नहीं दो। ठीक है, तो इसमें कौन सी स्ट्रेन होगी? टॉर्सनल, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, अब बात करें ब्यूटेन। ब्यूटेन में आपके जो कन्फर्मर है वो दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3 का। यहां पे CH3 एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आ जाएंगे ना CH3 ग्रुप, तब इसमें वान डेर वाल स्ट्रेन भी लगेगी और टॉर्सनल भी लगेगी यहां पे। ठीक है, तो टॉर्सनल, टॉर्सनल स्ट्रेन किसके कारण? यार बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो सब में ही लगा रहे हैं ना, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सब में ही कर रहे हैं ना स्ट्रेन। ठीक है, और साथ में इसमें क्या आ गया? बल्कि ग्रुप आ गए, बल्कि ग्रुप के कारण वान डेर वाल, वान डेर वाल स्ट्रेन ये भी हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आई क्या? ये नहीं आई होगी ब्यूटेन वगैरह, इसके कन्फर्मर अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, नहीं समझ में आई रुक जाओ। ठीक है, लिख लो पर इसे नोट कर लो यहां पे, क्योंकि पॉइंट के साथ में रहेगा ये। एथेन में टॉर्सनल स्ट्रेन, प्रोपेन में टॉर्सनल स्ट्रेन, और ब्यूटेन में टॉर्सनल प्लस वान डेर वाल दोनों स्ट्रेन रहेगी। ये बात समझ में? चलो इसके स्क्रीनशॉट लो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन देखना सीख लिया, अब सौहार्स वाला भी बता देता हूं। जैसे आपको न्यूमैन बताया मैंने इक्लिप्स का, ऐसे एक कार्बन, दूसरा ये कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन दूसरे वाले का यहां पे, ठीक है, तीसरे वाले का हाइड्रोजन एक यहां पे। ठीक है, ये था आपका इक्लिप्स्ड। ठीक है, दूसरा मैं दोबारा बना के बता देता हूं। हाइड्रोजन, यहां पे इसका हाइड्रोजन एक, एक हाइड्रो 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल कर दिया अपन ने,
तो ठीक है, ये 60 डिग्री पे क्या बनता है, स्टेगर्ड। ये कौन सा था, न्यूमान। अब न्यूमान प्रोजेक्शन तो क्या होता है कि सामने से देख रहे हो आप, क्या से, सामने से। अगर आप साइड से देखते हो तब बनता है सॉहर्स, साइड, एस साहर्स, एस साइड, एस साइड, साहर्स बनता है साइड से देखते हो। इस पॉइंट को सामने से देखो ऐसे दिखेगा, साइड से देखो ये दिखेगा, ठीक है, तो साहर्स बनाते हैं इसका, सॉहर्स। अब देखो इसका सॉहर्स बनाना है, कैसे बनाओगे, एक कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, ठीक है, हाइड्रोजन एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, डायहेड्रल एंगल 0 रखना है, इसके सिद्ध में ही सीधा, दोनों में कोई एंगल चेंज है क्या, नहीं है ना, तो ये बन गया इसका सॉहर्स इक्लिप्स्ड वाले का, ठीक है। अगर स्टेगर्ड वाले का बनाए तो किसमें 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल है, ये कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल है, ठीक है सर। कैसे बनाओगे, यहां पे एक कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये हाइड्रोजन पहले कार्बन का, ये पहले कार्बन के हाइड्रोजन हो गए, ठीक है सर। दूसरे कार्बन का इस हाइड्रोजन से 60 डिग्री पे बढ़ा दो, देखो एक 60 डिग्री पे ये हाइड्रोजन गया, दूसरा 60 पे ये हाइड्रोजन गया, तो तीसरा इनके 60 पे ये हाइड्रोजन गया, यानी 60 डिग्री चेंज हो गया इसमें, ओके। तो ये सॉहर्स बनाना आ गया ना, साइड से, इस चीज को साइड से देखेंगे तो सॉहर्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो इथेन के हो गए, अब मैं प्रोपेन के भी बता देता हूं, यहां पे प्रोपेन के सॉहर्स और इक्लिप्स्ड दोनों, प्रोपेन यानी CH3 CH2 CH3, यहां पे क्या करेंगे, एक कार्बन ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, और CH3 को साइड में, साइड एटम के रूप में लगा देंगे, ओके चलो ठीक है सर। इसका इक्लिप्स्ड बनाओ, प्रोपेन का इक्लिप्स बनाओ, एक कार्बन तो यहां पे ले लिया मैंने, दूसरा कार्बन ये पीछे ले लिया, ठीक है। पहले वाले इस कार्बन पे एक तो CH3 लगा हुआ है, ठीक है सर, यहां पे CH3 लगा दिया, ये CH3 लगा हुआ है जो, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन लगा दिए। अब तीसरा कार्बन है ना, उस पे क्या है, उस पे तो तीनों ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है, एक यहां पे लगा दो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ओके। अब सर इसका सॉहर्स बनाओ, सॉहर्स कैसे बनाओगे, एक कार्बन, चलो यहां से बता दो, इस पेन से बता देते हैं, एक कार्बन आगे वाला, ये पीछे वाला कार्बन, इस पे देखो, इस कार्बन को पॉइंट बोला है मैंने, इस कार्बन को सर्कल बोला है, इस पॉइंट वाले कार्बन पे दो तो हाइड्रोजन है, एक CH3, एक तो है इस पे CH3 और दो है क्या इस पे हाइड्रोजन, ये बन गया सर। पीछे वाले कार्बन पे क्या है, तीनों ही हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन लगा दो, ये बन गया इसका, ओके इतना समझ में। अब प्रोपेन का ये आपने इक्लिप्स्ड बना लिया, अब इसका बना दो स्टेगर्ड। स्टेगर्ड कैसे बनाओगे, सामने वाला एक कार्बन, पीछे वाला कार्बन, ठीक है, सामने वाले कार्बन पे जो CH3 लगा हुआ है, चलो ठीक है, इसको क्या करो 60 डिग्री घुमा दो, आप ऐसे कर लो, सामने वाले को या पीछे वाले को, कैसे भी किसी एक को घुमा दो, आप एक को घुमाना है। अपन ने पीछे वाला हाइड्रोजन सेम रख लिया, ओके, यहां पे पीछे वाले पे एक हाइड्रोजन और है, इस वाले पे भी एक हाइड्रोजन और है, ओके। अब क्या करो, सामने वाले का CH3 घुमा दो 60 डिग्री से, यहां पे इसका एक हाइड्रोजन घूम जाएगा और ये एक हाइड्रोजन और घूम जाएगा, ठीक है। तो ये डायहेड्रल एंगल कितने का डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया ना इसमें। या CH3 को यहां पे रख के इस हाइड्रोजन को घुमा दो, एक ही बात है, किसी एक कार्बन पे घुमा दो भाई, ऐसे 60 डिग्री का आ गया ना चेंज, ओके। अब फिर अगर इसे 60 डिग्री का ऐसे करते हैं तो ये इसके सेम हो जाएगा पहले वाले के, तो ये इक्लिप्स्ड का, ये तो इक्लिप्स्ड और ये बन गया आपका स्टेगर्ड। वही न्यूमान हो गया। इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाना चाहे तो क्या होगा, देखो पॉइंट वाला कार्बन पहला कार्बन, इस पे एक तो CH3 में 60 डिग्री पे, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, ये हो गया, ओके। और इस पे तो सेम रह गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ओके। तो इस प्रकार ये देखो प्रोपेन के बन गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ब्यूटेन के कन्फर्मर्स, ओके, तो उनको आपको डिटेल में पढ़ना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो एथेन के हो गए, प्रोपेन के हो गए,
अब अपन ब्यूटेन के बारे में देखते हैं। ब्यूटेन के जो कन्फर्मर्स हैं उनको ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ब्यूटेन ब्यूटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है ब्यूटेन। इसके कन्फर्मर बनाने हैं। एक तो देखो कन्फर्मर कैसे बना सकते हैं, या तो इथाइल CH2 CH3 ले ले यानी C2H5 इथाइल, या आप CH3 CH2 CH2 CH3 के रूप में बना सकते हैं। ये दो कार्बन हो गए बीच वाले, और इनको आप साइड एटम मान के बना लो, ठीक है। अब देखो आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सेकंड वाला है, यानी इथाइल को एक एटम मान के, जैसे प्रोपेन में एक मिथाइल बना था वैसे बनाए थे सारे, वैसे इथाइल बना के सारे बना दो, वैसे नहीं बनाना इसके। आपकी बना सकते हो आप, पर एनसीईआरटी में दे रखा है कौन सा, ये। तो आपको पूछेगा ओनली इसके कन्फर्मर्स, इस टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप के कन्फर्मर्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अपन। शुरू से कन्फर्मर बना लेते हैं। देखो न्यूमान और साहर्स में वो सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं। अब देखो इसके कन्फर्मर बनाएंगे। न्यूमान प्रोजेक्शन देखते हैं। एक तो कार्बन ये डॉट वाला इसको बना दे, रिंग इसको बना देता हूं, ठीक है। रिंग एक, ठीक है। डॉट वाले पे एक CH3 है, एक CH3 है, और बचे हुए कितने हैं, दो इस पे हाइड्रोजन है, ठीक है। दो हाइड्रोजन लगा दिया। अब जो ये रिंग वाला है इस पे एक CH3, इस पे एक CH3, इसको बड़ा कर लेते हैं। इस पे एक CH3 है, ठीक है, CH3 लगा दिया। दो हाइड्रोजन है इस पे भी, तो इस पे हाइड्रोजन लगा लो दो, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये जब 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल है, थीटा यहां पे क्या है, 0 डिग्री है, कौन, डाइहेड्रल एंगल, तो इसे बोलेंगे इक्लिप्स्ड। इतनी बात क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं इसको 60 डिग्री पे। इस डॉट वाले को कर लो रोटेट, किसी एक को कर सकते हो आप। ये डॉट वाला कार्बन बना दिया, ये पीछे सर्कल वाला कार्बन बना दिया मैंने। सर्कल वाले कार्बन के जो है उनको तो फिक्स रख देते हैं, CH3 यहां पे एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन यहां पे, सर्कल वाले फिक्स। अब डॉट वाला है ना, उसको 60 डिग्री घुमाना है, यानी ये CH3 है, इस CH3 को 60 डिग्री यहां पे घुमा दो, फिर क्या होगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा, ये वाला यहां पे चले जाएगा। तो क्या हुआ, एक CH3 यहां पे आ गया आपका, हाइड्रोजन यहां पे आ गया, और एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, यानी टोटली इसको उठाया और ऐसे 60 डिग्री घुमा दिया, इसको 60 डिग्री घुमा दिया। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड बोलते हैं ना, ये कंडीशन स्टेगर्ड है, इसे बोलते हैं स्टेगर्ड। पर देखो ब्यूटेन में ये स्पेशल कंडीशन बन जाती है। क्या स्पेशल कंडीशन बनती है, ये एक CH3 यहां पर है, दूसरा CH3 यहां पर है, ओके, ये स्टेगर्ड कंडीशन है। और इस स्पेशल कंडीशन को ब्यूटेन के कन्फर्मर बनाते टाइम इसको नाम देते हैं गॉच, इसे नाम देते हैं गॉच, ठीक है। ये है इसका गॉच फॉर्म, ओके ओके ओके। डायहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री है यहां पे। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इसको फर्दर 60 डिग्री और घुमाओ, इसको 60 डिग्री घुमा दो आप फर्दर। देखो ये पॉइंट वाला कार्बन, ये पूरा कार्बन बड़ा वाला, एक कार्बन पीछे वाला, पीछे वाला कार्बन पे जो है वो चीजें सारी फिक्स रखनी है आपको, फिक्स रख दिया। एक कार्बन की घुमा दो, चाहे पीछे वाले की घुमा दो चाहे आगे वाले से घुमा दो, आप कैसे भी कर सकते हो। इस CH3 को अब क्या करना है, इसको 60 डिग्री वापस घुमाना है। देखो कैसे है ये, एक चीज देखो समझो, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना। अब इसको 60 डिग्री घुमाना है, तो पूरा देखो 60 डिग्री कैसे घूमेगा, वाह यार, ये आ जाएगा ना। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास ये CH3 वाला ये आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो कैसे, मतलब अभी ये कंडीशन है इनकी, दोनों इनकी ये कंडीशन है। ये CH3 यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, 60 डिग्री घुमाओ, ये लो, ये 60 डिग्री घूम गया ये। तो ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई कैसे घुमाया, ओके। अब घुमा के क्या कर दिया अपन ने, इस हाइड्रोजन को तो यहां पे ले गए अपन, मान लो इस हाइड्रोजन को यहां पे ले गए, इस वाले को, इस CH3 को यहां पे ले आए,
तो ये आ गया आपके पास CH3, ठीक है। और यहां पे आ गया आपका हाइड्रोजन, ये वाला डॉट कार्बन से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। ये हो गया, इतनी बात क्लियर। अब देखो इसमें क्या हुआ, अपन ने बोला इक्लिप्स्ड, इसको बोला कि CH3 है यहाँ पे ग्रुप दोनों, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यानी ये फुल इक्लिप्स्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलेंगे इसे। और यहाँ पे देखो एक CH3 एक हाइड्रोजन, एक CH3 एक हाइड्रोजन, एक है ना, एक CH3 एक हाइड्रोजन, तो इसे बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, ओके। और इसे बोल देंगे अब फुल्ली इक्लिप्स्ड, नाम लिख दो इसका, ठीक है। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है। फर्दर इसको अगर 60 डिग्री और घुमाते हैं आप, यानी देखो कितना घुमा दिया, इसको 60 घुमाया, ये 120 डिग्री पे आ गया, या नहीं इसको 60 घुमाया, ये 0 पे है तो ये 60 डिग्री पे आ गया, 60 से फिर 60 घुमाया, ये 120 डिग्री पे आ गया। अब इसे 60 और घुमाते हैं, यानी 180 डिग्री पे ले जाना है आपको। अब देखो ये तो आपका एक कार्बन है और दूसरा कार्बन ये है, पीछे वाले कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, सेम रखते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इनको सेम रखना है, ये रख दिया। अब क्या करना है, इसको घुमाना है। कैसे घुमाओगे, जैसे यहां पे देखो एक तो ये हाइड्रोजन, ये CH3 वाला है और ये इस हाइड्रोजन का है। अब इसको घुमाओ कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे घुमाओगे, इसे घुमाया, यहाँ पे पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा, ये पूरा सिस्टम घूम गया। यहाँ पे देखो ये CH3 था, ये यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे चला गया, ठीक है। चीज समझ में आई कुछ, तो क्या हो गया, यहां से CH3 यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो ये क्या बना, स्टेगर्ड फॉर्म है, स्टेगर्ड है, ठीक है, स्टेगर्ड बोल दिया इसे। स्टेगर्ड क्या है, स्टेगर्ड भाई 60 डिग्री का डायहेड्रल एंगल हो जाए, 60 डिग्री का, यहाँ पे उसे स्टेगर्ड बोलते हैं। स्टेगर्ड में इसे एक स्पेशल नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 CH3 यहाँ पे थे ना 60 डिग्री के एंगल पे, तब इनको एक गोची नाम दिया था, गोची। अब यहाँ पे देखो एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है, तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी, इसका नाम हो गया एंटी, ओके। इतनी बात क्लियर हुई क्या, ये कन्फर्मर ऐसे बनाएंगे। अब फिर फर्दर 60 डिग्री से घुमा दोगे ना, तो इनमें से कोई एक बन जाएगा, ओके। 60 डिग्री घुमा के देखो, इस CH3 को यहाँ पे ला दोगे आप, ठीक है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे, तो कौन सा, ये वाला ही बन जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स्ड बन जाएगा। फर्दर इसे 60 डिग्री घुमाओगे तो ये चीज बनी आपके पास, इसे बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, इसे बोलेंगे गॉच, इसे बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स्ड है, ठीक है। और ये हो गया एंटी फॉर्म। अब इसमें स्टेबिलिटी पूछी जाती है, एनर्जी पूछी जाती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, देखो वैसे आप एक चीज देखो, स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, स्टेबल और इक्लिप्स में स्टेबल ज्यादा स्टेबल था, वो स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल था और इक्लिप्स्ड कम स्टेबल था। पहले बता चुका ये चीज तो, कि स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल और इक्लिप्स्ड कम स्टेबल, ठीक है। तो इनमें से जो स्टेगर्ड है ना वो तो ज्यादा होंगे स्टेबल, और ये जो इक्लिप्स्ड है ये कम होंगे। अब स्टेबल में भी यहाँ पे दो है, स्टेगर्ड में भी दो है, एक गोच है और एक आंटी है, गोच है और एक है एंटी, एक गोच एक एंटी। अब देखो स्टेबिलिटी कैसे चेक कर लो आप, बल्कि ग्रुप देख लो, बल्कि ग्रुप इसमें क्या है 180 डिग्री पे है और इसमें 60 डिग्री पर है, तो देखो जुगाड़, स्टेबिलिटी एंटी की ज्यादा हो जाएगी, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे देख लो 180, यहाँ पे 60 डिग्री, तो स्टेबिलिटी अपन देखें तो एंटी की ज्यादा, ठीक है सर, एंटी की स्टेबिलिटी ज्यादा। उसके बाद में गोच फॉर्म आ जाएगी, ये गोच फॉर्म आ गई। इसके बाद में गोच के बाद में अपन देखें तो पार्शियली इक्लिप्स्ड हो गया, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड को बोल दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक CH3 और एक हाइड्रोजन, कम रिपल्शन है,
यहाँ पे तो दोनों CH3 दोनों बल्कि ग्रुप 0 डिग्री के डायहेड्रल एंगल पे, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्शन एक CH3 एक हाइड्रोजन, रिपल्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर सबसे कम स्टेबिलिटी होगी फुल्ली इक्लिप्स्ड की। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अपन इसकी एनर्जी का ऑर्डर देखें, अपन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो एनर्जी का ऑर्डर बता देता हूं, जस्ट इसका उल्टा कर दो आप, एनर्जी का ऑर्डर इसका उल्टा कर दो। यहां पे लिख देता हूं एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज्यादा एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स्ड, यानी फुल्ली इक्लिप्स्ड Fe, फुल्ली इक्लिप्स्ड की, फिर उससे कम हो जाएगी पार्शियल इक्लिप्स्ड Pe, पार्शियल इक्लिप्स्ड की, फिर हो जाएगी गॉच की, और फिर हो जाएगी एनटी की। सबसे कम एनर्जी होगी एनटी में, यानी आप जानते हो कि जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये चीज तो हो गई इसमें। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि जो गॉच फॉर्म है और एंटी फॉर्म है, इनकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा है, एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, पर कई बार कंडीशन क्या होती है कि गोच इफेक्ट लग जाता है और गोच फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। किस कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। वो चीज अपन पढ़ लेते हैं गोच इफेक्ट के रूप में। ठीक है, तो अब अपन गोच इफेक्ट के रूप में देखने वाले हैं। अपन ज्यादा गोच इफेक्ट किस पे पढ़ेंगे भाई? एंटी और गोच की जो स्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दी जाए तब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि गोच इफेक्ट पे। ठीक है, टॉपिक डालो गोच इफेक्ट। गोच इफेक्ट, गोच इफेक्ट क्या करता है? जनरली आप देखते हो जो स्टेबिलिटी जनरली होती है ना, वो एंटी की ज्यादा होती है गोच से। पर गोच इफेक्ट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए कंपाउंड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कंपाउंड में हो जाती है तो गोच की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, गोच की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा हो जाती है? एंटी फॉर्म से ज्यादा हो जाती है। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का। ओके, इतनी बात क्लियर। अगर सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? जैसे आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कंपाउंड जैसे FON है हाइड्रोजन के साथ, ये आ जाए तो आपका पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? ये समझाता हूं, देखें। जैसे आपके पास एक कंपाउंड ये है, यहां पे आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। दूसरे पे आपके पास यहां पे लगा हुआ है OH ग्रुप, यहां पे H, यहां पे H। अब देखो इस फॉर्म में, ये फॉर्म तो क्या है? गोच फॉर्म है ना। इसमें क्या हो रहा है? यहां पे F और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, F और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस कारण गोच फॉर्म की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। किससे? एंटी फॉर्म से। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अपन बात करें, इसका एक एग्जांपल लो, यहां पे अपन बनाते हैं इसका एंटी फॉर्म। ठीक है, F H H, यहां से OH आ गया, यहां पे H, यहां पे H। अब ये फॉर्म इसका एंटी फॉर्म है, देख लो, ये फॉर्म एंटी फॉर्म है, पर एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी कम हो गई और गोच फॉर्म की ज्यादा हो गई। इस वैसे तो जनरली बात करें, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तब तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी ना। पर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब जो सिंपल सी चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, FON वाले कंपाउंड आ जाए ना,
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वाले ही करते हैं। तो देख लेना इनमें गोच फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो, और बाकी का सेम रहेगा, पार्शियल इक्लिप्सिस, फिर इक्लिप्स फुल्ली, वो वाली चीज तो सेम रहेगी। यहां पे NO2 ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पे OH, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। एक तो फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म हमने बना दी इसकी, यहां पे NO2, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पर आपका OH फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, OH। तो ये तो एंटी फॉर्म लग रहा है ना आपको, ठीक है, ये एंटी हो गया, और ये आपका गॉच फॉर्म लग रहा है आपको। तो जनरली तो एंटी की ज्यादा होती है, पर क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? देखो NO2, नाइट्रोजन आ गया ना, NO2 FON, और ये इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे H बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। सर क्यों होती है? देखो स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगा तो देखो कितने कार्बन की रिंग बनी, कितने मतलब एटम्स की रिंग बनी इसमें, एक पीछे वाला कार्बन, दो, एक आगे वाला कार्बन, तीन, ठीक है, एक वो तीन हो गए ना, ये एक ऑक्सीजन, फिर कार्बन दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। तो ऐसे अपन बात करें, एक रिंग बन जाती है, किलेट बन जाता है, जिलेट बन जाता है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। अगर रिंग फॉर्म हो रही है तो भाई स्टेबिलिटी तो बनती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़े। 5 मेंबर की बन जाएगी ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, भाई यहां से उठा, एक पीछे वाला कार्बन, एक वहां पे लगा हुआ है ये रिंग वाला, उस पे उससे ये जुड़ा हुआ आगे वाला कार्बन, 3 हो गए, ये 4, और ये हाइड्रोजन के साथ 5 होगी ना, 5 मेंबर की रिंग। ओके, इतनी बात क्लियर। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, गॉच फॉर्म की, ठीक है, एंटी की नहीं होगी। ओके, इतनी बात क्लियर। आगे चलो, देख जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं इसी में, और ये फॉर्म है, यहां पे देखो OH OH आसपास है 60 डिग्री के एंगल पे, ये गोच फॉर्म हो गई, ठीक है। यहां पे OH यहां पे है और एक OH यहां पे है, तो ये क्या हो गया, एंटी फॉर्म हो गई ना, इसे बोलेंगे आप एंटी फॉर्म। इतनी बात क्लियर, एंटी फॉर्म हो गई। अब इसमें बताना आपको कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो गोच इफेक्ट लग जाएगा और स्टेबिलिटी गोच की ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि OH OH यहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखो OH यहाँ पे है, OH एक यहाँ पे है, ठीक है। तो इनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ही इनकी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी गोच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा हो जाएगी। आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर इस OH को अगर यहां पे रख दें, यानी 0 डिग्री पे, इक्लिप्स्ड पे, तो सर क्या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्या? नहीं भाई, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा, दोनों के पास लोन पेयर है, 0 डिग्री पे रख रहा है तू, तो सोच वो कितना भयंकर रिपल्सन करेंगे, यानी स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है 60 डिग्री पर, जहां पर इसकी स्टेबिलिटी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। अरे भाई देख मेरी बात सुन, एक तू यहां पे जैसे फ्लोरीन लगाया और यहां पर OH लगा दिया, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास में क्या है, लोन पेयर है ना। तो इसमें क्या होगा, इनके पास जो लोन पेयर्स है इनके, वो क्या करेंगे, रिपल्सन नहीं करेंगे क्या, अगर पास पास में होंगे, 0 डिग्री पे लगाएगा तो यहाँ पे तो स्टेबिलिटी होगी ही नहीं, तो इसलिए 60 डिग्री पर स्टेबिलिटी होती है इनकी।
ठीक है, ये तो गोच इफेक्ट हो गया। अब एक चीज और बची है साइक्लोहेक्सेन के, जो अगर अपन को जनरली पूछा नहीं जाता है नीट में कि साइक्लोहेक्सेन के जो भी कन्फर्मर्स है, चेन फॉर्म, बोट फॉर्म, ये नहीं पूछी जाती। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको कि जो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है और इसके जो कन्फर्मर्स है वो कैसे बनते हैं। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन के देख लेते हैं हम। साइक्लोहेक्सेन ये हो गया आपके पास, इसके कन्फर्मर्स बनाने हैं। इसके कन्फर्मर्स में एक तो बनेगी बोट फॉर्म और एक बनती है चेयर फॉर्म। अब उनमें ट्विस्ट बोट कर देते हैं, ट्विस्ट हाफ चेयर कर देते हैं, हाफ बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म बना लेते हैं। जैसे अगर इसकी अपन बोट फॉर्म बनाना चाहे हेक्सेन की, तो ऐसे बनेगी क्या, ये बनी, लगा कुछ बोट जैसा। कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल पहले, बहुत पहले पूछा जाता था, तब पेपर आता था, तब एक्सियल और इक्विटोरियल जो हाइड्रोजन फ्लेक्स है उनके बारे में, वो अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये है बोट फॉर्म, ठीक है। अगर चेयर फॉर्म बनाना चाहे तो इसकी कैसे बनाओगे, क्या ये चेयर जैसा लग रहा है, तो चेयर फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। चेयर फॉर्म, बोट को ट्विस्ट कर दो आप, तो ट्विस्ट बोट कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, यहां से ये, इसका मतलब है कि ये कार्बन यहां से कट नहीं कर रहा है इसको, ये इसके ऊपर होके आ रहा है, कार्बन ट्विस्ट कर दिया उसको, ठीक है। यहां तो ये जुड़ रहा है, ये कार्बन ऐसे आ रहा है, सीधा है ये बॉन्ड सीधा आ रहा है, इस पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक बनाना है अपने को हाफ चेयर फॉर्म। जैसे हाफ चेयर कैसे बनाना है, यहां से खींच देते हैं सीधे, ये ले, ये हाफ चेयर बन गया, हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है। तो ये जनरली पूछा नहीं जाता, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म वगैरह, पर भी आप देख लो, चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर ट्विस्ट बोट की, फिर बोट की, फिर हाफ चेयर की, ठीक है। सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी, ओके। इसे ट्विस्ट बोट बोलते हैं, ये ट्विस्ट बोट सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी, फिर ट्विस्ट बोट की, फिर बोट की, और फिर हाफ चेयर की, ठीक है। स्टेबिलिटी लिख देता हूं, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, चेयर फॉर्म की। फिर उसके बाद में ट्विस्ट बोट, फिर ट्विस्ट बोट से ज्यादा किसकी हो जाएगी, बोट फॉर्म की, और सबसे कम किसकी रह जाएगी, हाफ चेयर की, ठीक है। हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। जो अपन ने ये देखा है ना, इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है या तो बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म, बस ये हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वरना इन पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता। स्टेबिलिटी आपको पूछे, चेयर की ज्यादा होगी, बोट की कम होगी, कैसे याद रखोगे, याद रखने का तरीका बताऊं, चेयर जमीन पे लगा के बैठते यानी स्टेबल है, बोट तो पानी में हिलती डुलती रहती है, स्टेबिलिटी कम, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये चीज होगी। अब मैंने एक चीज आपको पढ़ाई है कि जो ब्यूटेन के कन्फर्मर्स है ना, उनकी एनर्जी सीक्वेंस आपको बता दी क्या, स्टेबिलिटी बता दी और एनर्जी भी बता दी, तो उनका ग्राफ बना सकते हो क्या आप, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताता हूं, जो ब्यूटेन के कन्फर्मर है, अभी पढ़ाया था ना, जस्ट टॉपिक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा होती है एंटी की,
फिर गॉच, ठीक है, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये था इनका स्टेबिलिटी। फिर मैंने गोच इफेक्ट बताया कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो गोच की ज्यादा हो जाएगी एंटी से स्टेबिलिटी, ठीक है। वही एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, जस्ट उल्टा करो एनर्जी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा होगी पार्शियली इक्लिप्स्ड की, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड, पहले सबसे ज्यादा होगी फुल्ली इक्लिप्स्ड की, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड की, फिर होगी गोच की, और सबसे कम होगी एंटी की। ये हो गया एनर्जी का। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप बना लो, कैसे बनाओगे? ये लाइन खींची, ये यहां पे आगे। अब देखो एनर्जी बना देते हैं। सबसे ज्यादा किसकी है? फुल्ली इक्लिप्स्ड है ना, तो एफ ई फुल्ली इक्लिप्स्ड की। फिर अपन ले लेते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर एनर्जी आती है गोच की, और फिर सबसे कम होती है एनटी की। ये चीज क्लियर। इधर तो एनर्जी है, इस पे क्या है? एनर्जी। और इधर अपन डाइहेड्रल एंगल ले लेते हैं थीटा, जिसे बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो लाइनें बना देता हूं यहां पे, या वैसे भी समझ जाओगे। डाइहेड्रल एंगल 0, फिर लेना अपने को 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री पे जाना है, और फिर 180 डिग्री पे जाना है। ठीक है, 0 डिग्री पर फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है ना। अरे भाई 0 डिग्री पे क्या होगा? ये है, ये कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर ही CH3, यानी 0 डिग्री पर फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा। ठीक है, 0 डिग्री पर एनर्जी का ग्राफ यहाँ पे रहेगा। अब इसे 60 डिग्री घुमाते हैं, इसे 60 डिग्री CH3 को यहाँ पे करते हैं। अब ये इसका फॉर्म का क्या नाम था? इस फॉर्म का नाम था, 60 डिग्री घुमा दिया तो गोच फॉर्म आ गई थी ये। तो यानी 60 डिग्री घुमाने पर 60 पे कौन सा आ जाएगा? गोच पे आ जाएगा 60 पे। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे आ गई 60 डिग्री पे। ठीक है, अगर आप देखो इस CH3 को फिर फर्दर 60 डिग्री घुमाते हैं, यानी 120 करते हैं, तो ये क्या होगा? एक CH3 यहाँ पे था, एक CH3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, पीछे वाले का, और इसके साथ में हाइड्रोजन भी था। तो ये कौन सा होगा? ये हो गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये फॉर्म कौन सी होगी? पार्शियली इक्लिप्स्ड पे चला गया। 120 पे कहां पे चला गया? ये पार्शियली इक्लिप्स्ड की लाइन ये है, ये है गॉस फॉर्म की लाइन, ये है एंटी की लाइन, और ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड की लाइन। ठीक है, ये गोच फॉर्म से उठ के 120 डिग्री पे पार्शियल इक्लिप्स्ड पे चला गया, यानी 120 पे कहां पे चला गया? ये पार्शियल इक्लिप्स्ड, यानी यहां पर 120। ठीक है, अब देखो पार्शियल इक्लिप्स्ड से फिर फर्दर इसे कितना 60 डिग्री घुमाया, तो ये CH3 कहां पे चला गया? ये CH3 यहां पे आ गया। अब देखो दोनों CH3 एक दूसरे के एंटी हो गए ना, अपोजिट आ गए, तो कौन सा फॉर्म आ गया? तब आ गया आपका एंटी फॉर्म। तो यानी इसे 60 डिग्री बढ़ाओ, 60 डिग्री बढ़ाओगे तो एनर्जी कहां पे जाएगी? 120 से 180, 180 पे कहां पे जाएगी? देखो 60 डिग्री घुमाया तो एंटी पे। अब एंटी कहां पे? यहां पे। देखो फर्दर ये आ गया आपका 180 पे एंटी पे, ये 180 पे यहां पे आ गया। अब 180 से आगे फिर घुमाते हो इसे, 180 से आगे घुमाओगे तो फिर आगे फर्दर अगर बढ़ाना चाहो ना, तो ये देखो CH3 यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसके साथ। अगर हाइड्रोजन आ रहा है CH3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल इक्लिप्स्ड पे चला जाएगा। फिर 180 के बाद में ये कहां पे चला जाएगा? पार्शियली इक्लिप्स्ड पे। 180 के बाद में टोटल कितना हो जाएगा? ये 200 और कितना? 240। अगर 240 डिग्री पे बात करें तो ये कहां पे जाएगा? वापस पार्शियली इक्लिप्स्ड पे चला जाएगा। ठीक है, फिर 60 डिग्री बढ़ाओगे तो कहां पे चला जाएगा? CH3 यहां पे आ जाएगा, CH3 यहां पे आ जाएगा, फर्दर 60 डिग्री घुमाओगे तो। ठीक है, एक CH3 यहां पे, तो एक CH3 यहां पे, दूसरा यहां पे, कौन सा फॉर्म हो गया? फिर गोच फॉर्म। फिर वापस ये कहां पे आ जाएगा? गोच पे आ जाएगा। अगर 240 में 60 जोड़ो कितना हो गया? 300 पे। 300 पे ये यहां पे आ जाएगा गोच फॉर्म में, गोच पे। फिर अगर आप इसमें क्या जोड़ोगे? 60 डिग्री जोड़ोगे तो दोनों CH3 एक जगह, यानी फुल्ली इक्लिप्स्ड पे। फिर फर्दर अगर 360 पे बोलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 300, और फिर ये 360, ये 300 पे। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल का और इसका ये कॉम्बिनेशन समझ में है। जनरली 180 तक पहुंचा जाता है भाई,
ठीक है, आगे बढ़ाते रहो जैसे मैंने बताया वैसे। ठीक है, ये याद कर लो, जहां तक तो देख लेना, एनर्जी के सीक्वेंस में देख लेना, अरे भाई किसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी घट रही है, उस हिसाब से। ओके, तो यहां पर देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया, आइसोमेरिज्म का टोटल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू भी करवा दूं, पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू है ना, वो मैं एक एक मिनट में क्वेश्चन बना रहा हूं, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सोल्व करना है अपने को, या बड़ा क्वेश्चन होगा तो 1 क्वेश्चन कर लेंगे, वो रील्स के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। कमेंट करके बताना, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 1 मिनट की रील में बना के आपको एक अलग से फोल्डर बना के दे दूं, अगर आप रील भी स्क्रॉल करो ना तो उन क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू को, कॉन्सेप्ट को, उनको देखते रहो, तो वो रिवीजन होता रहेगा आपका। वरना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है वो तो लेके आने वाला ही हूं मैं, कि अलग से एनसीईआरटी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो अपन यहाँ पे कवर करेंगे, पर साथ में जो और क्वेश्चन है उनमें से ही छाट छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको रील्स में बना के दे दूं आपको, कि एक अलग से फोल्डर बनाया और उसमें पढ़ देंगे 1-1 मिनट की रील्स। ठीक है, तो आप उनको फ्री टाइम में देख लो, क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। भाई लोगों का बैच शुरू होगा ना, ठीक है, बैच में अच्छे से रिदम 1-2 चैप्टर होंगे, तब तक ऑर्गेनिक खत्म करवा दूंगा मैं, भरोसा मानो, रिवीजन खतरनाक तरीके से होगा। अगर शुरू के 1 महीने में आपने अगर ऑर्गेनिक वगैरह अच्छे तरीके से कर ली ना, 1 महीने ऑर्गेनिक पढ़ ली तो लगभग पूरी सी ऑर्गेनिक करवा दूंगा भाई, 2 चैप्टर करवा दिए आपको अब तक। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर में। जीओसी है, धमाकेदार शुरू करेंगे, क्वेश्चन आते हैं वहां से, यहां से तो कम क्वेश्चन आते हैं, देखो सही बात बोलूं तो जीओसी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है, जीओसी से तो क्वेश्चन आना कंफर्म है। जीओसी नहीं समझे तो बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म, एसिडिटी, बेसिसिटी वगैरह इनमें दिक्कत आएगी, तो जीओसी का कोई भी लेक्चर मत छोड़ना। ठीक है, ओके, मिलते हैं।